नए कानून जो इंडियन पिनल कोड था, भारत दंड संहिता था, उसका नाम क्या रखा? भारतीय न्याय संहिता। मैं कहूँगा उससे बड़ा अन्याय संहिता कुछ नहीं। क्या हुआ, किसी शराब को निकाल के किसी बोतल से उसको और जहरीली बना के फिर कोई नई बोतल में डाल दें और किसी को पिला दें। वही है इन नए कानूनों की स्थिति। कितने लोग, देश के लोग फांसी पे चढ़े, हर समाज हर वर्ग के लोग चढ़े हैं, और कितने लोग काले पानी की सजा, दुर्दांत उनकी जिंदगियां रही हैं, कितना यातनाएं दी गई हैं। ये नया कानून उससे भी ज़्यादा यातना देने वाला है और पूरे देश के नागरिकों के लिए बहुत खतरनाक है। पत्रकारों के लिए और जो देश में आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत खतरनाक है। आम आदमी को भी उसी तरह पकड़ के जेल में ठोक सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बहाने सालों साल जेल में रख सकते हैं। गरीब आदमी, आम आदमी उतनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। इतना महंगा न्यायिक व्यवस्था हो जाएगी और लोग जेल में पड़े रहेंगे। ब्रॉडकास्ट बिल का हम विरोध करते हैं, इसलिए पूरे देश की जनता का मुंह बंद होगा अगर सोशल मीडिया नहीं बोल पाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 मुद्दों को लेके हम कर रहे हैं, आप लोगों के सामने वो बात रखना चाहेंगे। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी जवाब देंगे। नंबर 1, देश की न्यायिक व्यवस्था के हालात और उसमें नए जो क्रिमिनल कानून बनाए हैं जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं देश में, उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। और तीसरा लास्ट में, मौलिक व्यवस्था अभियान के तहत जो असली कड़ी है लोकतंत्र की, जो असली आधार है, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ, जिला परिषद वगैरह, जो एमएलए तो बनते हैं विधानसभा के लिए, एमपी बनते हैं लोकसभा राज्यसभा के लिए, जो असली ग्राम सभा है या गांव की पंचायत है या शहर की लोकल जो पंचायत है, लोकल जो व्यवस्था है, जिसको लोकल सरकार कह सकते हैं, जिसके बारे में सपना लिया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी और हमारे फोर फादर्स ने भी, महात्मा गांधी जी ने भी और उस तरह के बहुत सारे लोगों ने, उसके बारे में। साथियों, इस देश की न्यायिक व्यवस्था जो है, नीचे की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, न्यायिक व्यवस्था का असली काम एक अलग तरह का पायदान है। अलग, जैसे 3 अंग हैं सरकार के या राज्य के। नंबर 1, विधायिका, जो देश में पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, जहां देश के प्रतिनिधि होते हैं, देश के लोग होते हैं वो असल में, कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वो, ताकि वो कानून बनाएं संविधान के अनुरूप, और उन कानूनों को फिर लागू करने के लिए एक सरकार बनती है। उन्हीं मेंबर पार्लियामेंट के बीच में से ही एक हाउस का लीडर होता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्राइमरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो, प्राइम मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो है। जैसे किसी में कार्यकारी अभियंता होता है ना, इंजीनियर, किसी प्लान को लागू करने के लिए, इतना ही रोल है प्राइम मिनिस्टर का। और दूसरे उसकी कैबिनेट होती है। तीसरा होता है जुडिशरी। ये दोनों, विधायिका और कार्यपालिका, जो विधेयक बनाते, कानून बनाते, उसको सही तरीके से लागू कर पाएँ। अगर वो नहीं करें या करने का काम है कार्यपालिका का, वो ना करें तब भी गड़बड़, और विधायिका भी गलत कानून बनाए, संविधान के हिसाब से ना बनाए, वो भी गड़बड़। तो इन दोनों की गड़बड़ को चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए है न्यायिक व्यवस्था, न्यायपालिका। और न्यायपालिका इस आधार पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि संविधान में उनका जिक्र है। तो उसका सारा काम ये देखने का है कि संविधान बचा रहे, संविधान के हिसाब से काम हो। ये न्यायपालिका का काम है। और संविधान को करना क्या है, मेन चीज़ संविधान को जो करनी है वो उसके प्रियम्बल में लिखी है, प्रस्तावना में। प्रस्तावना का मतलब किसी पूरी स्कीम के तहत सबसे पहले जो भूमिका बनाई जाती है कि भाई इसके अंदर जो चीज़ है वो ये टारगेट, ये लक्ष्य पूरा करना है। वो लक्ष्य क्या है? पूरे देश के लोग, एक तो उसको हम आत्मसात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें कोई कास्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। वी द पीपल, 140 करोड़ लोग हम स्वीकार करते हैं, इस संविधान को लागू करते हैं अपने ऊपर। हम इसको मानेंगे, मान रहे हैं और हम ऐसे करेंगे। और ये संविधान ये गारंटी देता है सभी लोगों को, नंबर 1 पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस, 3 तरह के न्याय देने हैं संविधान के जरिए, चाहे वो कानून बनाने वाले हों, चाहे सरकार उसको लागू करने वाली हो, या तीसरा ये ना करे तो उनकी इंटरप्रिटेशन करनी हो तो न्यायपालिका, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है, वो बनाए हुए कानून को रद्द कर सकती है, वो सरकार के किसी फैसले पॉलिसी को रद्द कर सकती है, वो उसमें सुधार करके भी कई बार इंटरिम व्यवस्था दे सकती है जब तक नया कानून आए। तो साथियों, इसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण जो काम है संविधान का, लक्ष्य जो है वो है देश में भाईचारा। कोई भी फैसला हो, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी कानून हो,
या इलेक्शन हो, कुछ भी हो, हर एक की धुरी है भाईचारा देश में। पूरे 140 करोड़ लोगों के बीच में, बड़े परिवार के बीच में भाईचारा आपस में बना रहे। जो उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है वो सारा का सारा असंवैधानिक है। चाहे नेता जाति और धर्म में बांटने की कोशिश करें, चाहे सरकार की कोई पॉलिसी लोगों को इस तरह के न्याय देने में गड़बड़ करे जहां हमारा भाईचारा बिगड़े, और चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के गलत कामों को ना रोके तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से दोषी हो जाती हैं। तीनों का काम है एक दूसरे के खेत में नहीं घुसना, एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं घुसना, मगर कोई एक काम ना करे समय पे, मान लो कार्यपालिका काम ही ना करे तो क्या करेंगे। तो जब तक नई कार्यपालिका आती है तो कम से कम इस तरह की व्यवस्था देश में हो कि सुचारू रूप से संविधान की व्यवस्था चलती रहे। इसी तरह विधायिका जब तक कोई ऐसा नया कानून ना बनाए और कोई गड़बड़ है तो हमारी कोर्ट या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाती, वो टेम्परेरी प्रोविज़न कर सकती हैं ताकि देश में संविधान की व्यवस्था बनी रहे, मानवीय व्यवस्था बनी रहे और देश में भाईचारा बना रहे। अब इनके लिए क्या हुआ, पुरानी सरकार ने, जो अब भी वो लोग हैं, इन्होंने कानून बना दिए 3 आपराधिक जो कानून हैं देश के, जिसमें इंग्लिश में पहले कहते थे इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता हिंदी में उसका नाम है, यानी कौन से जुर्म में कौन किसको जुर्म कहेंगे और उस जुर्म में क्या सज़ा होगी, वो तो उसमें लिखा हुआ है सारा। दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, यानी किस तरह का रूल फॉलो करना है, कौन से गवाह लेने, कैसे इन्वेस्टिगेशन करने, पुलिस की क्या पावर है, वो सारा प्रोसीजर उसमें लिखा हुआ है ताकि आदमी को सज़ा या कानून के सामने ले आके उसको कैसे सज़ा दी जा सकती है। तीसरा एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कौन से सबूत पेश करने हैं और किस तरह से सबूत पेश करने, कौन सा सबूत सही है और कौन सा गलत है, जो कोर्ट को करना है, देखना है, ताकि गलत एविडेंस पे सज़ा ना मिले और सही एविडेंस को कोई छुपाया ना जा सके। सारी चीज़ों का ख्याल रखना ये हुआ। क्या है, सिर्फ इन कानूनों को, ये कानून कितने साल से देश में लागू हैं, ये बने ज़रूर थे जब अंग्रेज़ों का शासन था, सरकार थी। अब उसके बाद भारत की अपनी सरकार हो गई, कानून वो लागू रहे, उन कानूनों में काफ़ी परिवर्तन आ गए, अभी भी और परिवर्तन कर सकते थे, ऐसा पार्लियामेंट को पावर है। और बहुत सारे परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की वजह से भी उसमें आए जब ज़रूरत पड़ी। अब इन नए कानूनों को खाली नाम ये कहने के लिए भाई अंग्रेज़ों के समय में ये कानून आए थे इसलिए नए कानूनों की ज़रूरत है, और नए कानून जो इंडियन पीनल कोड था, भारत दंड संहिता था, उसका नाम क्या रखा, भारतीय न्याय संहिता। मैं कहूँगा उससे बड़ा अन्याय संहिता कुछ नहीं, वो एक तरह से अगर उसके अंदर जो देखा जाए वो भारतीय अन्याय संहिता है। क्या हुआ, किसी शराब को निकाल के किसी बोतल से उसको और जहरीली बना के फिर कोई नई बोतल में डाल दें और किसी को पिला दें, वही है इन नए कानूनों की स्थिति। और ये देश में उस तरह के कानून साबित होंगे जो अंग्रेज़ों के वक़्त भी नहीं थे, जहाँ मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को कानून के जरिए ज़बरदस्ती सज़ा दी जाती थी। झूठे और सरकारी गवाहों के हिसाब से मौत की सज़ा भी दी गई है। भगत सिंह जैसे लोग फांसी पे चढ़े हैं, कितने लोग देश के लोग फांसी पे चढ़े, हर समाज हर वर्ग के लोग चढ़े हैं, और कितने लोग काले पानी की सज़ा, दुर्दांत उनकी ज़िंदगियां रही हैं, कितना यातनाएं दी गई हैं। ये नया कानून उससे भी ज़्यादा यातना देने वाला है और पूरे देश के नागरिकों के लिए बहुत ख़तरनाक है, पत्रकारों के लिए और जो देश में आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ख़तरनाक है। अब टेररिस्ट जैसा कानून, देशद्रोह जैसा कानून में आम तौर पे जो यूएपीए, पीएमएलए वगैरह कानून थे, उस तरह का भी प्रोविज़न इस कानून, नए कानूनों में कर दिया गया। आम आदमी को भी उसी तरह पकड़ के जेल में ठोक सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बहाने सालों साल जेल में रख सकते हैं। गरीब आदमी, आम आदमी उतनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा जैसे आज के नेता लड़ पा रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे अरविंद केजरीवाल या दूसरे नेता। इनकी जमानत नीचे से रद्द हो जाए, हाई कोर्ट चले जाते, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाए, फिर हो जाए तो दोबारा हाई कोर्ट, नीचे कोर्ट में आ जाते। आम आदमी तो एक बार हाई कोर्ट में जमानत नहीं मिली, इतना भी ब्योंत लोगों का नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। इतना महंगा न्यायिक व्यवस्था हो जाएगी और लोग जेलों में पड़े रहेंगे। कितने सारे सोशल मीडिया के लोगों को पिछली सरकार के दौरान जेलों में डाला गया और कितने दिनों तक उनको अंदर रखा गया। हिम्मत नहीं हुई हमारी जुडिशरी की, न्यायिक व्यवस्था फेल हुई लोगों को समय पे जमानत देने के लिए, और आज न्यायिक व्यवस्था फेल हुई है यूएपीए और पीएमएलए जैसे खतरनाक कानूनों को धराशायी करने में, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने में। और देश के नेता, सीएम और डिप्टी सीएम जैसे लोग और बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार जेलों में कैसे सड़े हैं,
और किस तरह से मुश्किल से एक आध को जमानत मिली है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी ये हाल हो गया है कि कुछ जजों के सामने तो पहले लोगों को पता लगने लगा कि इसका हाल क्या होना है मुकदमे का, और उनके सामने से केस भी हटाना लोगों ने शुरू कर दिया ताकि यहाँ तो हमें जमानत नहीं मिलनी, इसलिए चुपचाप वापस ले लो और हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। इस तरह का बहाना बना के अपने लोगों ने केस वापस लिया। ये सिनेरियो है। और देश का चीफ जस्टिस बार बार कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले हिम्मत करो, बहादुर बनो, लोगों को जमानत दो। अब बहादुर एक जज ने जमानत दे दी जिसका नाम है न्याय बिंदु, वो लेडी जज है, कोई नाम भी बड़ा अच्छा है। उसने हिम्मत करके जज जमानत दे दी दिल्ली के मुख्यमंत्री को। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसने अपराध किया कि नहीं किया, वो अपराध का फैसला तो ट्रायल में होता है। हम ये कहना चाहते हैं सिर्फ देश के फंडामेंटल राइट के हिसाब से देश के लोगों को जेल में ठोको मत इन्वेस्टिगेशन के बहाने। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन टीम एक एक डेढ़ साल तक भी कुछ नहीं कर पाई, या तो इन्वेस्टिगेशन टीम में गड़बड़ है, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ बेकार हैं, या वो बहाने बना रही है, या उनके आका जो नेता मिनिस्टर लोग हैं वो जान के उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और जानबूझ के उसका लंबा खींच के अपनी पॉलिटिकल वेंडेटा बदले की भावना से काम कर उनको जेलों में रखना चाहते हैं। इसका स्पष्ट ये कारण है, यानी मिसयूज कर रहे हैं। हाईजैक हो गया देश का कानून व्यवस्था, देश की एजेंसीज। तो ये ऐसी स्थिति, ये नए कानून से और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। देश के लोग बोल नहीं पाएंगे। मुश्किल से देश में किसान लोग, कुछ स्टेटों के किसान बोल पाए उस वक़्त, और किसान कानून जो कि चोरी चकारी से पास किए थे उसको लेने पे वापस मजबूर हुए। इसी तरह के ये नए कानून भी चोरी चकारी से पास किए हैं। जिस लोकसभा राज्यसभा से तकरीबन 150 एमपीओं को सस्पेंड कर दिया गया, उस सस्पेंड करने में इसकी रूपरेखा कौन लिखने वाला है? लोगों का और वकीलों का मानना है इसको सारा लिखने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनको एग्जीक्यूट करने वाले, चाहे जैसे गलत करो ठीक करो, मिस्टर अमित शाह। और तीसरे इसमें षड्यंत्र में शामिल कौन हुए? स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति भी हैं, और लोकसभा के स्पीकर जो मिस्टर क्या नाम है उनका, ओम बिरला। तो ये 4 लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे, और 5वें आदमी को भी इसमें शामिल किया गया, जो इस देश की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को इसमें शामिल किया गया। उसकी भोलेपन का मिसयूज़ किया कर साइन करा लिए दिसंबर में, और 1 जुलाई से इसको लागू करने की चेष्टा कर रहे हैं लोग। देखिए, संविधान ये कहता है, और हमारा अपना भी जो संस्कृति के ठेकेदारी की बात करते हैं, संस्कृति, भारतीय संस्कृति तो ये है, पंचायत में हम अपने घर में, गाँव में, देहात में, बड़े कस्बे में जब लोग समाज के बैठते हैं, वो लोगों को पंचायत से भगाते नहीं, बल्कि उनको पुचकार के प्यार प्रेम से सभी वर्गों, झगड़े वाले पक्षों को इकट्ठा बिठाते हैं और संवाद करते हैं, फिर उनकी सहमति से फैसला करते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारी पंचायतों का, जो हमारी असली संस्कृति है, भाईचारा पुनर्स्थापित करना। 2 भाइयों का झगड़ा है, 2 पड़ोसियों का झगड़ा है, 2 समाजों का झगड़ा है, 2 रिलीजियस लोगों का झगड़ा है। हमारी पंचायतें आज तक, आज भी वो परंपरा हैं, जिंदा हैं कुछ हद तक, कि वो इकट्ठे बिठाती हैं लोगों को, और सबसे पहले फैसले में कंडीशन ये लगाती है कि चंद दिनों के अंदर कोई फंक्शन है तो दोनों भाइयों को, दोनों समाजों को इकट्ठे वो काम करना है। इसलिए न्याय का असली रिजल्ट, असली लक्ष्य है भाईचारा। अगर भाईचारा नहीं हमें मिलता, कोर्टों के जरिए फैसले मिलते हैं, तो वो न्याय नहीं है, वो देश के साथ धोखा है। हम समाधान क्या है? हाँ, उसी का इसका समाधान ये है कि कोर्टों के अंदर भी फैसले, तो करोड़ों केस पेंडिंग हैं। करोड़ों केस पेंडिंग से क्या मतलब है? जब 1 करोड़, मान लो 2 करोड़ केस पेंडिंग है, 2 करोड़ में केसों में कम से कम एक परिवार में या रिश्तेदार 10 आदमी प्रभावित रहते हैं उससे, क्योंकि उस झगड़े से सब टेंशन में हैं। तो 10 गुना लोग, आबादी टेंशन की जानबूझ के न्यायिक व्यवस्था की वजह से इस देश में हो रही है, और इसलिए भाईचारा और शांति कैसे बनेगी? तो कोर्टों को भी अब ज़्यादा से ज़्यादा मीडिएशन और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैसलों को न्याय तक पहुंचाने की ज़रूरत है। लोगों के वाद विवाद, चाहे क्रिमिनल है चाहे सिविल है, भाईचारे से निपटाने हैं, ताकि भाईचारा रिलेशनशिप वापस पुनर्स्थापित हो। तब तो फ़ायदा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, वरना इस देश के न्यायिक व्यवस्था बेकार हो गई है। जस्ट एक फॉर्मेलिटी हो गई है कि लोग मुकदमे करें, चक्कर काटते सारी ज़िंदगियां व्यतीत कर दें। नंबर 1, आमूलचूल परिवर्तन हम चाहते हैं। न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो। न्याय का मकसद लोगों को रिहेबिलिटेट करने का हो, आपस में मिलाने का हो, भाईचारे को हो, लोगों के गिले शिकवे मिटवाने का एक केंद्र बने हमारे न्यायिक व्यवस्था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, ये जो कानून जो नए बने हैं, इन कानूनों के तहत इतना बड़ा षड्यंत्र होगा, करोड़ों करोड़ों घंटे इस देश के बर्बाद होंगे, लाखों करोड़ घंटे। क्यों? वही कानून लगभग, धाराएं बदल दी, जैसे नेशनल हाईवे के नंबर बदल दो, सड़कें वही,
नंबर बदलते तो सारा उल्टा सुल्टा हो जाता सिस्टम। इसमें जो सैकड़ों धाराएं हैं, कितने सारे नए वकील, पुराने वकील, जज पूरे देश के, और जिनके मुकदमे चल रहे हैं या जिनके मुकदमे चलेंगे, जिनके पुराने भी चल रहे हैं, उसी से रिलेटेड कोई नया मुकदमा भी है तो नया भी चलेगा, पुराना भी चलेगा। और धाराएं समझने समझाने में ये जज हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के उलझे रहेंगे। अभी करोड़ों केस पेंडिंग हैं, ये नए आने के बाद तो और ज़्यादा इस देश को उलझेगा। ये उसी तरह से जैसे चमड़े का सिक्का देश में चलाना, इससे खतरनाक और घटिया काम कुछ नहीं किया पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट में सारे वो MP दोषी हैं और ये 4 लोग प्रमुख दोषी हैं, देश के संविधान के भी दोषी हैं। एक तरह से ये देश के, क्या कहूँ मैं, देश के चोर हैं ये लोग। चोरी से काम किया है, चोरी और सीना जोरी। तो चोरी से किया हुआ काम देश का काम नहीं है, वो इलीगल तरीके से किया है। संख्या बल पे कानून तब बनाए जाते हैं जब पूरी संख्या के साथ चर्चा हो, सब डिबेट में हिस्सा हो, सबकी बातों को लिखा जाए, फिर भी कंसेंसस सहमति बनाने की कोशिश हो, पूरे मौके मिले, उसके बावजूद संख्या का उपयोग किया जा सकता है। उससे पहले उपयोग नहीं किया जा सकता। उससे पहले इस तरह सस्पेंड करके MPओं को 100-150 के करीब MPओं को सस्पेंड करके ये देशद्रोह किया है। इस देशद्रोह में पार्लियामेंट के वो सारे MP शामिल हैं जो उस वक़्त इसको कानून पास करने वाले थे। उनके ऊपर भी और उनके बच्चों के ऊपर भी ये काला कानून लागू होगा, और उन सारे के सारे लोगों को इस कानून के बारे में पता भी नहीं है जो हाथ उठाने वाले थे वहाँ पर। तो हम पूरे देश के वकीलों से, समाज से, पढ़े लिखे लोगों से, एक्टिविस्ट लोगों से, पत्रकार से निवेदन करते हैं, जो जहाँ भी है, जिस हैसियत में भी हैं, अपने अपने यहाँ SDM, DC, कलेक्टर, कमिश्नर, जो भी है, गवर्नर, जो जहाँ है, हाई कोर्ट, सब जगह ज्ञापन दें कि ये कानून देश में लागू नहीं होने चाहिए, इनको धराशायी करना चाहिए। पुराने कानूनों में ही हिंदी का भी नाम रख लो, इंग्लिश का भी रख लो, उन्हीं में नई धाराएं जोड़ दो अगर आपको सुधार करना है, वो भी नई पार्लियामेंट में डिस्कशन और डिबेट के बाद। मेन मीडिया तो पैसा देश का खाता है और प्रचार एक आदमी का करता है। देश का पैसा खाता है, प्रचार एक पार्टी का करता है। ऐसा बदमाश मीडिया पूरी दुनिया में किसी देश में देखने को नहीं मिला। कहीं जहाँ तानाशाह थे वहाँ इस तरह के मीडिया ने काम किया कुछ दिनों तक, मगर यहाँ का मीडिया तो बिना डिक्लेयर्ड तानाशाह के अंडर में और इस तरह का काम किया है। उन लोगों ने तो वो काम किया है क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे से वो चलते हैं, वो इस पूरे देश का पैसा, वो किसी के बाप का पैसा नहीं, किसी पार्लियामेंट का पैसा नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा नहीं, किसी सरकार का पैसा नहीं, वो देश का पैसा है, देश के 140 करोड़ लोगों का, जो टैक्स, चाहे बीड़ी, सिगरेट, हल्दी, नमक जो भी खरीदा जिसमें टैक्स दिया लोगों ने, उस टैक्स के पैसे से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में पैसा लेके और गीत वो गा रहे हैं चंद लोगों के, और उन्होंने देश की समस्याएं नहीं उठाई। वो देश के गद्दार हैं। ऐसे लोगों पे तो इनके तो ताले लगने चाहिए, सारे चैनलों पे हिसाब किताब लेना चाहिए, आपने देश की बात क्यों नहीं लगाई। और हमारी कोर्टों ने भी डायरेक्शन नहीं दी कोई सुओ मोटो कि भाई इनसे पूछा जाए, गाइडलाइन घोषित हो कि देश में कैसे सभी लोगों की बात रखी जा सके। ब्रॉडकास्ट बिल का हम विरोध करते हैं और पूरे वकील बिरादरी देश की इसमें पत्रकार बंधुओं के साथ होगी। ये ब्रॉडकास्ट के जरिए जो बात पहुंचनी है सोशल मीडिया के जरिए, वो तो पूरे देश की जनता की आवाज़ पहुंचनी है। इसलिए पूरे देश की जनता का मुंह बंद होगा अगर सोशल मीडिया नहीं बोल पाएगा, आप लोगों पे अगर कार्रवाई होगी तो। इसलिए सोशल मीडिया ऑफ इंडिया नाम का एक फंक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास में जल्दी होने वाला है, जिसमें सारे सोशल मीडिया के लोग इकट्ठे होंगे और सोशल मीडिया की जो समस्या है और इस बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे और राष्ट्रपति को भी देंगे और देश को जागरूक करेंगे। इस तरह का कोई बेहुदा कानून लागू इस देश में नहीं होने दिया जाएगा जो स्वतंत्र प्रेस के खिलाफ हो, राइट टू एक्सप्रेशन के खिलाफ हो। और हम तो ये चाहेंगे और इसकी कोशिश करेंगे और उसको अंजाम तक पहुँचाएँगे। सोशल मीडिया के हर वो साथी सब्सक्रिप्शन के आधार पर उनको पास दें और उनको सोशल सिक्योरिटी मिले और उनको हर वो फैसिलिटी मिले जो मेन स्ट्रीम मीडिया के वो आई कार्ड होल्डरों को मिलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही देश का असली मीडिया है। देश सोशल मीडिया के साथ है, सोशल मीडिया देश के साथ है। इसलिए इसमें बीच में कोई भी सरकार या तानाशाही करेगा उसको जवाब दिया जाएगा देश के द्वारा। और देश के सारे वकील लोग आप लोगों के साथ हैं और देश के जाने माने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट्स आप लोगों की संस्था के बैकअप में रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। और इसमें अगर सरकार ने किसी यूट्यूब को या किसी सोशल जो प्लेटफार्म है उनको डराने की कोशिश की, उनके ज़रिए सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया के लोगों की ज़ुबान बंद करने की कोशिश की, हम उन कंपनियों के खिलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे जो देश की सरकार के डर के मारे या चमचागिरी में व्यापार करने के लिए इस बात को या आपकी ज़ुबान को कोई दबाएगा, उस पर हम एक्शन लेंगे मिल के। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।